वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। उम्मीद है बेटा आप पहले से बेहतर होंगे। बेटे आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं सर। और आज का जो ये सवाल है ये बहुत ही निर्णायक है। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं न कोई बकवास करते हैं, हम सीधा सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। दिख रहा है बेटा पहला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है। संख्या कोई भी हो और उसके वर्गों का योग क्या है? 240। ठीक है, एक संख्या लीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 240 होना चाहिए रे भाई। ठीक है, तो आइए, तो कहता है कि वह संख्या क्या है। इस तरह के सवाल को करने का बेस्ट मेथड क्या जानते हैं? इसका ऑप्शन है। बात समझ रहे हो? क्या है उसका? ऑप्शन है। पहले तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये सवाल बनते कैसे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन से भी सिखाएंगे। कोई दिक्कत है ना? आइए, किसी संख्या क्या आपको पता है सर? नहीं पता है। हमने मान लिया कोई भी संख्या x है, ठीक है, और इसके वर्ग, तो x का वर्ग यानी इसका स्क्वायर कीजिए। इसका योगफल कहता है कितना बेटा? 240। ये सवाल में दे रखा है। ठीक है ना? तो हमसे यहाँ से संख्या यानी x की वैल्यू चाहिए हमें। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसे कभी भी आप क्वाड्रेटिक के में ला करके सॉल्व मत करना, नहीं तो जी का जंजाल बनेगा, लंबा चला जाएगा। तो जरा सा देखो ध्यान से, x दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन कर लिया। ये क्या हो गया बेटा? x + 1 है ना। x यहाँ से बाहर चला गया तो ये 1 हुआ, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? x² से x बाहर आया तो x ही तो बचेगा सर। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया सर? 240। अब जरा आप गौर से देखो बच्चे, जरा गौर से देखो, इधर ये संख्या क्या है? मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसमें एक ज़्यादा, उसका गुणनफल हो गया ये 240। यानी वैसा 240 का आप वैसा गुणनखंड निकालिए, दो फैक्टर निकालिए जिसके बीच का डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। इस वजह से देखिए डिफरेंस है ना बीच में 1 का, नहीं तो बताओ बेटा 240 का वैसा कोई फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 हो, यानी लगातार संख्याएं हो। तो अगर हम ये 15 कहते हैं तो ये 15 गुना क्या होगा? 16। बात समझ रहे हैं? 15 गुना 16 कीजिए, 15 छक्के 90। ठीक है, 15 गुना 16, ठीक है, 16 पचे 80, 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8, और 16 का 16, और 16 8 कितना हो जाएगा? 24, यानी 240। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये यही एक ऐसा गुणनखंड है जो लगातार है और इसको गुना करने पर 240 पुर रहा है। क्लियर? तो आप बताइए x यहाँ है तो ये x क्या है? 15। x + 1 एक ज़्यादा है, ये कितना है? 16। हमसे पूछा क्या है? वो संख्याएं क्या है? संख्याएं क्या है बेटा आपका? यही 15 है। बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हो आप? आइए, इसी सवाल, ये तो हमने बड़े बेसिक से किया है कि नहीं, x मान करके। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, ये सवाल को करने का तरीका उसका बिल्कुल अलग होता है। कैसे होता है? ऑप्शन लगाता है। ठीक है, आप जरा सा देखिए ऊपर में, पहला ऑप्शन क्या है? 12। ठीक है, तो 12 संख्या है, आंसर तो 12 है ना। ठीक है, पहला ऑप्शन में तो 12 और उसका वर्ग, तो देखो तो ये 12 हमने माना ये संख्या, अगर ये ऑप्शन सही है 12, तो 12 और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। इसका योगफल क्या सर कभी भी 240 आएगा? बताइए, नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बात समझ रहे कि नहीं? दूसरा ऑप्शन चेक करो जरा आप। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 14। तो एक 14 है तो इसका वर्ग 14 हाँ 96 से 196 है कि नहीं? जरा देखो बच्चे, क्या इसका योग 240 है? 6 4 10 के 0, हाथ में 1,
19 1 20 1 21, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जरा देखो 15, तो 15 का स्क्वायर संख्या और उसके वर्गों का योगफल, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 225। ठीक है, अब 225 में आप 15 जोड़िए, देखिए कितना 240 होता है कि नहीं होता है, होता है, बराबर हो गया ये 240 के। इसका मतलब है कि यही आंसर सही है हमारा, क्या 15। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से सवाल डायरेक्ट आप ऑप्शन से लगाएंगे तो बड़ा जल्दी मुंजवानी बिना सॉल्व किए हुए आपका सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपने समझ गया, ये था कॉन्सेप्ट, ये बनता इस तरह से है, लेकिन स्मार्ट बच्चे इस तरीके से ऑप्शन से लगा देता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के बाद से आप भी यदि इस तरह के सवाल आते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट कीजिए और आप आंसर पाइए। क्लियर? ठीक, तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटा देते हैं, चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि इसे हमने आपको बड़े प्यार से समझाया है गाइज। ठीक है, आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गाइज, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का दुगना है। जरा देखिए ध्यान से, हमने कह दिया सर ये आयत है हमारा, ये क्या है भाई, ये हमारा आयत है बेटा। ठीक है ना? तो इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण यही होता है बेटा, ये विकर्ण कहता है छोटी भुजा का दुगना। छोटी भुजा तो ये है हमारा, अगर ये छोटी भुजा 1 है तो विकर्ण कितना होगा? 2 होगा। बताइए ना सर, हाँ या ना? और आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि आयत के प्रत्येक भुजा कितना डिग्री होता है सर? 90 डिग्री। जरा सा इस रीजन में आप देखिए, ये क्या एक त्रिभुज न दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका लंब, तो आप आधार निकाल दीजिए। ठीक है, ये वाला भुजा कितना होगा? तो बताइए सर, आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर नहीं, कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना होगा सर? आधार आपका √3, यानी ये भुजा कितना हो गया आपका? √3 हो गया। अरे बताइए ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहता है इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है? ठीक है, तो बताओ बेटा, ये सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे छोटी भुजा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? √3:2 अनुपात तो पूछ रहा है, √3:1, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना? यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को सॉल्व किया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हो गाइज? ठीक है, तो चलो इसको भी मिटाते हैं। ये भी हमने आपको सर बड़े प्यार से करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 था गाइज ये, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जरा देखना ध्यान से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है बच्चे। कहता है रेखा PQ के दोनों अंत बिंदु क्रमशः 2 3 तथा 4 1 है, तो रेखा PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु, मध्य किसको कहते हैं? जो ठीक बीच में हो, और अगर बीच में हो तो वहां से पहले बिंदु के बीच का डिस्टेंस और उस मध्य बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, तभी तो मध्य बिंदु होगा सर। जरा ध्यान से देखिए, ये पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए होता क्या है, उसके बाद तो हम एकदम धड़ल्ले से कर देंगे। देखिए ये रेखा है हमारा PQ, ठीक है सर, ये है P और ये है Q। ठीक, यदि हमने ये कहा आपसे कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, नियामक है x1 y1 है, और Q बिंदु का है x2 y2, और यहां पर कोई एक बिंदु है बीच में, ठीक है, मध्य में, जो बिंदु O है। बिंदु क्या है बेटा? O है, और इसका नियामक हमने मान लिया ये x और y है ना? तो अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये दोनों को क्या करेगा? बराबर बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये 1 और 1:1। क्लियर है? दोनों क्या हुआ? बराबर बराबर भाग में बांटा गया है इसको। ठीक है, तभी तो ये मध्य बिंदु होगा। तो कहता है इस पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए आप। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं कीजिए, पहला का कोऑर्डिनेट दूसरा का कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए, ये होगा यानी x नियामक होगा इसका, ठीक है, O बिंदु का x1 प्लस x2
और ये दोनों को जोड़ दिए, चूंकि ये बराबर बराबर है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है बच्चे ये हो जाएगा दूसरे का y का y1 + y2 यानी y1 और ये प्लस y2 अब बटे में 2। ठीक है, ये होता है आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या आता है भैया? मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्या है भाई? मेरे मध्य बिंदु है। ठीक है ना? तो अगर इसके बेस पे सवाल अगर आता है तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। जरा देखो सवाल क्या कहता है। P और Q के दोनों अंत बिंदु क्रमशः एक 2 3 है और दूसरा 4 1 है, यानी इसके जगह पर क्या है 2 3 है और इसके जगह पर क्या है 4 1 है कि नहीं? तो क्या करना है आपको बताइए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 4 6, 6 का आधा कितना होगा सर? दुगुन करते हैं, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 का आधा कितना होगा बेटा 2, यानी ये नियामक हो जाएगा ओ बिंदु का 3 2, है ना? यही क्या है हमारा आंसर है। पुट कर दिया यहां पर इसको। ठीक है, तो ओ बिंदु का नियामक कितना हो गया 3 और 2। ठीक, आप सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान में रखिएगा क्या कि अगर हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 + x2 दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2 दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दे यानी आधा कर दीजिए उसका, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको कराया सर, बड़े प्यार से कराया गाइज। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आंसर बेटा आपका बस सिर्फ वही है। ये सिर्फ हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ताकि अगले सवाल यदि कुछ भी नियामक बदले, कोऑर्डिनेट बदले तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भैया दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं भाई मेरे, पहला और दूसरा, और इसका रेशियो कहता है 5:8 है। क्लियर है? कहता है यदि उनके लॉसो 480 है यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है इसका 84 है, 480 है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल में क्या दे रखा है हमारा एलसीएम दे रखा है, तो हमारा भी यहां से कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना एलसीएम निकाल दे इस रेशियो का। ठीक है, तो बताओ बेटा इसका इस रेशियो का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 8 × 5 = 40, लेकिन सवाल कहता है ये 40 नहीं है, कितना है बेटा 480। नहीं, ये 0 से 0 कट गया और ये 12 चौक 48 यानी ये 12 का मल्टीपल है ना? कितने का मल्टीपल है सर? 12 का मल्टीपल। तो हमसे पूछा है कि इसमें से छोटी संख्या बताइए आप, छोटका संख्या। तो बताओ तो बेटा 5 और 8 में छोटी संख्या कौन सा है? आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 में भी कितने का मल्टीपल होगा? जितने का मल्टीपल यहां है उतने का मल्टीपल 5 में कर दीजिए, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा बताइए 60, यानी ये सबसे छोटी संख्या जो है हमारा वो कितना है 60 है, 60 है। बोलिए सर समझ पाए? अगर सर हम आपको समझा पाए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए सर। बात समझ रहे? ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलो बेटा ये भी हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 था गाइज, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बारी आई सर क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से समझिएगा, मिस्टर गुप्ता अपनी आय का 20% भोजन पर, ये देखो तो बेटा भोजन पर कितना, भोजन पर कहता है 20%। ठीक है, शेष का 25% वस्त्र पर, वस्त्र पर सर इसका शेष का बोल रहा है 25% वस्त्र पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष का 10% शिक्षा पर, शिक्षा पर सर खर्च किया कितना 10%। कितना परसेंट? 10%। देखिए ध्यान से, इस सब में शेष लगा हुआ है, शेष का यानी बचे हुए धन का। बात समझ रहे हैं? तो आइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बता सकते हैं आप? आप कहेंगे सर 20% को जब तोड़ेंगे तो ये 1/5 होगा। नहीं होगा? यहाँ देखो तो 20% का मतलब क्या होगा बटे में 100,
20 पचे 100, 1/5 नहीं होगा। उसी तरीके से 25% निकालोगे आप तो 25 चौके 100, 1/4 और 10% आप निकालेंगे तो ये होगा 1/10। क्लियर है, बात समझ गए। तो कहता है खर्च करने के बाद 5400 रुपया बचाता है। आप बताइए सर, ये 5 रुपया उसकी आय रहा होगा, ठीक है, और 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना सर। तो यहां लिखिए आप 4 और ये वाला अपॉन में 5, ठीक है, ये शेष निकल गया। अब इसका 1/4, तो 4 में से सर 1 रुपया खर्चा किया, ठीक है, तो कितना बचा? 3 और नीचे वाला 4 गुना, ठीक है, और 10 में से 1 खर्चा किया यानी 9/10, कितना बचा लिया? बचत सवाल में दे रखा है 5400। कितना बेटा? 5400 दे रखा है। तो कहता है मासिक आय हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया इसका मासिक आय क्या है? ए है, ठीक है, या एक्स है, जो भी मानना है आप मान लीजिए। अब देखो तो बेटा, ये 4 से 4 कट गया, 9 27 और 27 दूनी 54 यानी ये 200 हो गया। तो ये कितना होगा बेटा? 5 दूनी 10, एक ही वैल्यू निकालेंगे, ये नीचे वाला वैल्यू जाएगा तो उधर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि नीचे से जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 लिख दीजिए आप इसको, और 0 गिन लीजिए, 1 2 और ये 3 0, 1 2 3 0, यानी उसकी जो मासिक इनकम थी, आय थी, वो कितना थी? 10,000 रुपया। क्लियर है? कितना था उसका मासिक आय? 10,000 रुपया। यहां से बस सवाल को एकदम दनादन एक लाइन में, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, ठीक है। जो बच्चा हमसे शुरू से पढ़ रहा है वो इस चीज को जानता है, सिर्फ यही वाला लाइन लिखेगा। कैसे? वो जानता है कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, है ना, तो 5 में से 1 गया 4/5, गुना कर देगा। 25% का मतलब 1/4, 4 में से 1 गया 3/4, 10% का मतलब 1/10, 10 में से 1 गया 9 यानी 9/10। और डायरेक्ट सिर्फ इसी लाइन को लिखेगा वो, और उसके बाद ये आंसर ले आएगा। क्लियर है, बात समझ गए। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने ये डेटा लिखा है ऊपर वाला। क्लियर है ना, ये डेटा ही सफिशिएंट है आपका, एकदम एक लाइन में सवाल बनेगा। बात समझे सर? ठीक है ना, यदि आप इस तरीके से सोच पाएंगे तो ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमने आपको सर बड़े प्यार से कराया और बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया, ठीक है। ये तरीका बेटा आपको बहुत कम लोग आपको सिखाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कहते कि हम ही सिखाएंगे आपको, है ना। बहुत से ऐसे टीचर हैं और बहुत से इसको बहुत गंदे तरीके से भी सिखाएंगे आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं? पूरा एकदम से जोड़ तोड़ लंबा करके लंबा नहीं करना हमें सिर्फ एक लाइन में सवाल को सॉल्व करने की आदत डालनी होगी आपको, तभी सिलेक्शन पक्का है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस रेस में बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। आपको यदि वर्दी पहनना है तो मेरी बात मानिए और एकदम से जिस तरीके से हम आपको सिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से, उसी तरीके से आप सीखते जाइए। आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। बात समझ रहे हो? लेकिन मेरी बातें आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 ये कराया था हमने आपको। आगे क्वेश्चन है, कहता है यदि 10, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर है सर, यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर, ये देखो तो बेटा रुपया है ये और ये है क्वांटिटी, ठीक है। 10 रुपये में, रुपया के नीचे रुपया लिखिए। 10 रुपये में कितनी वस्तु? 12 वस्तु इसने खरीदा है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। खरीदा है, सवाल में लिखा है इसलिए हमने यहां पर सीपी लिखा है। कहते खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेच दिया, ठीक है। तो रुपया के नीचे रुपया लिखिए। 6 रुपये में 5 वस्तु क्या क्या बेटा इसने बेच दिया, यानी ये एसपी है। बात समझ रहे हो? यानी ये इसका रेशियो हो गया और ये इसका रेशियो हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को, हम जो आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। आप यहां से प्रॉफिट और लॉस कब निकाल पाएंगे? प्रॉफिट और लॉस बच्चे आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका क्वांटिटी सेम होगा। नहीं, ठीक है। अरे मान लीजिए आपने 50 वस्तु खरीद के लाया और जब तक उस 50 वस्तु को आप बेच नहीं देते तब तक आप कैसे निकाल पाएंगे कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? तो जितनी वस्तु खरीदे उतनी वस्तु आपको बेचना पड़ेगा, यानी क्वांटिटी
क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वस्तुओं की संख्याएं सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो क्या सर यहाँ पर आपका वस्तु की संख्या सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, पहले 12 वस्तु खरीदा है, अभी तो 5 बेचा है कि नहीं? हम इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने का तरीका है बेटा, 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं? तो 12 25 60 हो गया। तो अब 5 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 5 गुना 10 कितना होगा बच्चे, 50 रुपये में खरीदा। ये 12 पचे यानी वस्तु में कितनी हो गई, 60। ठीक है, ये 12 पचे 60 वस्तु, देखिए 60 वस्तु खरीदा, 60 बेच दिया ना। ठीक है, अब 12 से भी गुना करना पड़ेगा आपको, तो 12 छक 72। अब जो हमारा संख्याएं हुआ वो इस गोल घेरे वाला, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमें सिर्फ ये जो सर्किल के अंदर वैल्यू है इसी का मान है, बाद बाकी से अब हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात? सवाल में कहता है भैया तो 22 रुपये का लाभ होता है, देख लीजिए जरा सा, कितने रुपए का, 22 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ बेटा आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? यहां देखिए जरा ध्यान से, 50 में खरीदे हैं और 72 में बेचे हैं, तो प्रॉफिट ना होगा बेटा, प्रॉफिट ना होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा बताइए तो 72 में हम क्या करेंगे, 50 घटा देंगे। ठीक है, तो 2 में से 0 गया, ये 2 हो गया, और 7 में से 5 गया बेटा, तो कितना हो जाएगा, 7 5 5 2 7 यानी 22। कोई दिक्कत वाली बात? अपना प्रॉफिट कितना हुआ, 22। लेकिन सवाल में क्या कहता है, सवाल में भी 22 ही बोल रहा है, यानी 22 कितने का मल्टीपल हो गया, 1 का मल्टीपल हुआ। बात समझ रहे हो? ये सवाल वाला वैल्यू है, ये अपना वाला वैल्यू यहां से निकाले हैं। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 22 44 जो भी है। ठीक है, तो हमने उसका कंपेयर कर दिया इससे, तो कितने का मल्टीपल हो गया, 1 का मल्टीपल हो गया। अब यहां से जो भी पूछेगा ना, सब में 1 का ही मल्टीपल होगा, उसमें 1 का ही गुना कर देंगे। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा है, तो बेची गई वस्तु की संख्या। देखिए तो सर वस्तु बेचा कितना है, 60, तो इसकी संख्या निकालना है आपको, इसमें 1 का गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 60 होगा। यानी यही 60 वस्तु क्या हुआ, उसने बेचा था। कोई दिक्कत? बात समझ पाए? ये 60 वस्तु क्या हुआ, उसने बेच दिया था। क्लियर है? बेची गई वस्तु की संख्या पूछ रहा है। बताइए सर, समझ पाए आप यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो गया, ठीक है, तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्ष में 2400 रुपया हो जाएगा? कितना? 300 रुपया कितना गुना, 2400 रुपया हो जाएगा। क्लियर है ना? कैसे करेंगे इस सवाल को, जरा ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज में गुनी का अर्थ है जितना गुना है 1 कम करके उसको 100 बना दीजिए। कितना कम करके बेटा? 1 कम करके उसको क्या बना देंगे हम, 100 बना देंगे। जैसे मान लीजिए हम यदि कहते हैं कि 3 गुनी हो गया, तो 3 गुनी का मतलब कितना लिखिएगा, 1 कम कीजिए 2, इसको 100 बना दीजिए, 100 का मतलब 2 जीरो। यदि हम कहते हैं 5 गुनी हो गया, तो 5 गुनी का मतलब कितना लिखिएगा, 1 कम कीजिए 4 और डबल जीरो लगा दीजिए, यानी उसको 100 बना दीजिए आप गुनी करके। ठीक है, 5 गुनी का मतलब कितना हो गया, 400। अब इस गुनी के अर्थ में यदि आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट देगा यानी दर देगा, और दर से अगर डिवाइड करेंगे तो समय देगा। इतनी सी बात है। क्लियर है ना? बात को समझे? यानी अर्थात ये जो गुनी का अर्थ हुआ, गुनी का अर्थ हुआ आप समझ गए। गुनी का अर्थ में यदि आप समय से डिवाइड करेंगे तो ये आपको दर परसेंट देगा, है ना? और अगर गुनी के अर्थ में आप दर से परसेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, समय देगा वर्ष में। ठीक है, बात समझे? बस इसी फंडे को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और इससे कई बड़े बड़े सवाल बनेंगे। जरा अब देखो ध्यान से, कहता है सवाल कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो गया। तो बोलिए सर दुगना का मतलब कितना लिखिएगा आप? दुगना का मतलब यहां पे हम सवाल को कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना।
दुगना का मतलब क्या लिखेंगे आप, एक कम करके एक 100 बना देंगे उसको, तो एक दो गुना था तो एक कम कर दिया एक और डबल जीरो। ठीक है, क्या दे रखा है 5 बरस में, टाइम दे रखा है 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा 20 2500, यानी ये क्या है आपका 20%, चूंकि आपने टाइम से डिवाइड किया है। ठीक है, 20% हमारा रेट हो गया। अब कहता है तो उसी दर पर 300 रुपये कितने वर्ष में 2400 रुपया हो जाएगा। तो बताइए बेटा, ये 300 है और इसे कहता है ये 2400 होना है, तो क्या गुना है ये बताइए तो, 8 गुना नहीं है, अरे है कि नहीं है, 300 से 2400 होने के लिए कितना कितना गुना है ये, 8 गुना। तो अब बताइए 8 गुना का मतलब कितना लिखिएगा आप, एक कम करके डबल जीरो लगाइएगा, 100 बनाइएगा उसको, तो 8 का मतलब कितना है ये 700। और यहाँ दर देखिए कितना दे रखा था आपका, 20 निकाले थे ना आप, 20 दर से डिवाइड किया तब क्या देगा, समय देगा। और ये पूछ रहा था आपसे कि कितने बरस में, तो ये 0 से 0 कट गया और ये 35 दूनी 70, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेटा 35 बरस में ये 300 राशि कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ पाए आप? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एकदम से इसी तरीके से तोड़ तोड़ करके आप जल्दी जल्दी झटाझट सवाल को बना लेना। क्लियर है ना? बहुत सुंदर। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 7 था और इधर इसका कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। ठीक है, ये सब चीज बेटा लिखते जाना और इस टाइप के सवाल बुक से खोज खोज करके आप बना लेना। ठीक है, जितना भी साधारण ब्याज में गुनी वाला सवाल है, ये सब सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आइए सर, कहता है एक बस, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एक बस एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है, उसे जहां भी ट्रेवल करना होता है, ठीक है ना, उसका टाइमिंग कितना है सर, 8 घंटा, यानी 8 घंटा क्या है, ये हमारा समय है। ठीक है, 8 घंटे में वो यात्रा को पूरा करता है। अब कहता है इसने आधी यात्रा, ठीक है, आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आधी यात्रा यानी शेष जो बाकी बचा हुआ यात्रा है वो कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, पूरी करता है, गति से पूरा किया तो यात्रा की लंबाई क्या थी, वो दूरी निकालना है आपको। आप बताइए सर, पहले आधा गया तो फिर जो बचा हुआ होगा वो क्या रहा होगा, फिर से आधा रहा होगा? नहीं, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और अगर डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया तो बताइए हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ से, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुना समय। कौन सा चाल, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड आप जानते हैं निकालने के लिए कितना होगा, 2xy 2 गुना 40 गुना 60 अब बटे x प्लस वाई, यानी 60 प्लस 40 100। ये क्या हो गया हमारा चाल, अब गुना समय कर देंगे 8, ये क्या मिल जाएगा आपको, दूरी मिल जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए, काट दिया बेटा, ये कितना हो गया जरा देख लीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छक 48 और 48 गुना 8 कीजिए सर, कितना हो जाएगा ये 384 किलोमीटर। यही आपका आंसर है कि नहीं? अच्छा, ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिए आप, ये चाल ऐसे कैसे लिख दिए। तो अच्छा बताओ बेटा, अगर दूरी समान है, अगर दूरी क्या है, समान है, ध्यान से समझना, दूरी क्या है, समान है, और एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बताइए सर इसका औसत चाल कितना होता है, जानते हैं ना, है बताया था आपको, ये क्या होगा 2xy बटे x प्लस वाई। बात समझे कि नहीं समझे, है ना? और ये फॉर्मूला आपने किताब में कईयों जगह देखा होगा, नहीं? ठीक है, बहुत वायरल है ये चीज़ें, और ये कैसे आता है ये हमने आपको सिखा रखा है ना। और जो बच्चा आज ही जुड़े हुए हो वो प्लीज़ जा करके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, समय दूरी और चाल वाला, वहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से हमने सिखाया है। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ये तो चाल है, तो चाल है बेटा, एवरेज स्पीड है ये। तो 2xy, x की जगह पर 40, ये 60 है, 40 गुना 60 अब बटे इसका योगफल, तो 40 60 कितना हो गया 100। इसको सॉल्व कर दिया, ये आंसर है।
बात समझे? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो इसको अब हम मिटाते हैं और हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन बेटा, ठीक है, 9 की तरफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन भी हमने आपको बड़े प्यार से कराया। ध्यान से समझिए। कुछ व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। आपको पता है कितने व्यक्तियों का समूह था? नहीं। तो हमने कहा कि x व्यक्तियों का समूह था, x मान लिया उसको, ठीक है। कितने दिनों में? 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो गुना क्या कर देंगे हम? 45। M1D1 भूल गए? ये वाला बताया था आपको, M1D1H1 बटे W1R1 बराबर M2D2H2 बटे W2R2। नहीं, जहां M क्या है? आदमी है, D डे दिन है और H घंटा है, W काम है और R रेट है, रुपया पैसा है। समझे? है ना? ये हुआ फर्स्ट स्टेप का डेटा, ये हुआ सेकंड स्टेप का डेटा। तो वही लिखा, कितने आदमी थे नहीं पता, X M1 हुआ, ठीक है। कहता है 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दिन लिखे ये D1 M1D1। क्लियर है? अब बराबर आगे आएगा, कर सकता है। कहता है 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, 9 व्यक्ति और आ गया। तो बताइए पहले से कितना व्यक्ति था? X व्यक्ति था, 9 और आ जाएगा। तो बताओ बेटा, व्यक्ति की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगा। आने का मतलब प्लस है, यानी अब व्यक्ति कितना हो गया? X + 9। तो कहता है काम 15 दिन पहले ही समाप्त हो गया। 15 दिन पहले। आप बताइए पहले काम कितने दिन में हो रहा था? 45 दिन में। अब 15 दिन पहले समाप्त होता है, तो 45 में से 15 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए? 30। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ये हो गया बेटा 3x बराबर 2x अब प्लस 9 दूनी 18, x बराबर 18। और यही हमसे पूछ रहा था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 18 व्यक्ति थे। हाँ या ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सर, अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एवरेज से है ना। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल यदि हम आपको बताएंगे तो। क्या कहता है? 20 मानों का औसत 10 है। पहले आप ये हमको बताइए कि सर औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी कुल अंकों का, कुल संख्याओं का, या परीक्षण लिखिए, कुल प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये नहीं होता है बेटा, हैं? औसत कैसे निकालते हैं आप? जितना संख्या है सबको जोड़ दीजिए और जय गो संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपने पढ़ रखा है, ये आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। नहीं तो आप बताइए हमें, यदि हम इसको गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये योग बराबर, संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुना औसत हो जाएगा। अर्थात यहां से क्या सीखा आपने कि जय गो संख्या दे रखा है, उसको यदि औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या देगा आपको? योग देगा। किसका? उस संख्याओं का। ठीक है, जय गो संख्या है उसका क्या मिलेगा आपको? योगफल। तो यहां से इस बात की एकदम से गांठ बांध लीजिए आप कि यदि संख्या दे रखा है और उसका एवरेज, उसको गुना करके तैयार रहिए और वो जो गुना करेंगे आपको क्या देगा? उस संख्या का योगफल देगा। क्लियर है? तो आइए सवाल पर चलते हैं। कहता है 20 मान है, इसका एवरेज, यहां पे बेटा हम एवरेज लिखते हैं 10 है। तो बताओ तो 20 संख्या में 10 से गुना कर देंगे औसत से, कि कितना हो जाएगा? 200। ये 200 क्या निकला? योगफल। किसका? इस 20 संख्या का। क्लियर है? फिर कहता है आगे, तथा 10 मानों का औसत 20 है। इस बार मान कितना हो गया? 10 और इसका एवरेज कितना है सर? 20। तो बोलो संख्या में एवरेज से औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योगफल मिलेगा ना आपको। तो इसको गुना कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा सर? 200। बताइए हाँ या ना? क्लियर है? आपसे पूछता है सभी मानों का औसत। पहले कितना मान था? 10। अब कितना मान है? 10। सॉरी, पहले कितना मान था? 20। अब कितना है? 10। तो कुल मान कितना हो गया सर? 30। सबको जोड़ देना है आपको, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है। तो 20 10 30, यानी 30 संख्या हो गया। और इस 30 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 200 + 200 400 हो गया। इसका हमें एवरेज चाहिए। तो
एवरेज बताइए, ये संख्या दे रखा है और उसका योगफल, तो 400 में 30 से भाग ना कर देंगे बेटा, है ना, तो यही निकल जाएगा क्या हमारा औसत। क्लियर है, औसत क्या हो जाएगा 400 आई बटे में 30, इसको काट लीजिए, ठीक है, 12 तिया 36, 12 बार में कटेगा ये, यानी ये हो जाएगा 3, यहाँ लिखते हैं बच्चे, 3 हो गया, 12 तिया 36 और 4 40, यानी 12.4/3, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ये पूरी संख्या का एवरेज कितना आएगा 12.4/3 आएगा, ठीक है, 12 तिया 36, 4 40, ये एक बार और बेटा ये कट जाएगा ना, इस बार ये और भागा लगेगा, ये 12 13 39 है ना, ये गड़बड़ है ना, ध्यान से समझना, 13 39 13 बार में कटेगा ये, है ना, ये 3 हो गया, 13 39 और 1 40, यानी 13.1/3 इसका सही आंसर है ना बेटा, वो मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है, 12 तिया 36 से ना होता है जी, तो 12 बार में नहीं कितना 13 बार में खाएगा, ठीक है, 13 39 और 1 40, देखो ना 13 39 1 40/3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर 13.1/3 इस सवाल का सही आंसर है। बात समझे गुरुजी, ठीक है, तो चलो बच्चे इस सवाल को भी हम मिटाते हैं, ये भी आपने बड़े प्यार से कर लिया होगा गाइस, ठीक है, और हमने बताया भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।